हेलो बच्चों, वेलकम टू बलूनी क्लासेस अगेन। आज बच्चों हम शुरू करेंगे अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमने समझ ली थी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, हमने ये भी समझ लिया था कि भैया फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है तो हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये था कि भाई यूनिट्स क्या हैं। चलो फिर तो आज समझते हैं बेटा यूनिट्स क्या है। शुरू करें, चलो आज की कार्यवाही शुरू करते हैं। चलो तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं हम लोग। मैंने पूछा रिंकू से कि बेटा रिंकू व्हाट इज योर नेम। तो रिंकू ने बोला सर माय नेम इज रिंकू। अच्छी बात है। क्या उसका नाम फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं। क्या उसके नाम को मेजर करना पड़ रहा है? ना, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने पूछा रिंकू से कि रिंकू तुम्हारी एज क्या है बेटा। तो रिंकू बोला कि सर माय एज इज 15 ईयर्स। माय एज इज 15 ईयर्स। तो मैंने उसकी एज को ऐसे लिख लिया 15 इंटू 1 ईयर। 15 इंटू 1 ईयर। बोलो ठीक है ना। अगर कैसे भी लिखूं बात तो वही है ना, 15 ईयर्स 15 इंटू 1 ईयर। फिर मैंने पूछा कि बेटा रिंकू तुम्हारी हाइट कितनी है। रिंकू ने बोला कि सर 6 फीट। तो मैंने इसको लिख लिया 6 इंटू 1 फुट। बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने पूछा रिंकू तुम्हारा मास कितना है। रिंकू बोला सर मेरा मास है 70 केजी। मैंने इसको लिख लिया ऐसे 70 केजी। ठीक। मैंने कहा रिंकू तुम कोचिंग से घर कितनी स्पीड से जाते हो। रिंकू ने बोला कि सर मैं जाता हूं 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मैंने अगेन इसको लिख लिया ऐसे 50 इंटू 1 मीटर पर सेकंड। रिंकू का माथा ठनक रहा था। रिंकू कह रहे क्या कर रहे हैं सर। अच्छा, और मैंने रिंकू से पूछा रिंकू तुम कितना फोर्स लगा सकते हो। तो रिंकू ने फोर्स बताया कि सर मैं किसी बॉडी पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा सकता हूं। तो मैंने उसको लिख लिया 5 इंटू 1 न्यूटन, है ना। मैंने पूछा रिंकू इस कमरे की लेंथ कितनी है। तो रिंकू ने बोला कि सर इस कमरे की लेंथ है 10 मीटर। अब रिंकू से रहा नहीं गया। रिंकू कह रहा है कि सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, क्या बात है इसके पीछे, हमें भी बताओ सर ऐसे क्यों लिख रहे हो आप। ठीक। मैंने कहा रिंकू अगर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा ना तो जो तुम आज मुझे बातें बता रहे हो मैं बस पीछे जा रहा हूं। तुमने इसी तरह से मुझे ये बातें बताई हैं। रिंकू बोला क्यों सर। मैंने कहा देखो क्यों का जवाब मैं देता हूं। जब मैंने पूछा तुमसे कि रिंकू तुम्हारी एज कितनी है, तो रिंकू ने क्या किया, रिंकू ने हिसाब लगाया कि 1 साल, जो मेरी 1 साल जितना होता है उसका 15 टाइम्स, जितना जो ड्यूरेशन होती है 1 साल में उसकी 15 टाइम्स ड्यूरेशन होगी उसको पैदा हुए। हाँ बात सही है। हाइट रिंकू की 1 फुट की 6 गुना। रिंकू ने अपनी हाइट कैसे मेजर करी, 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट 6 फुट। तो वो 1 फुट से ही तो मेजर करी। हाँ ये बात तो सही है कि 1 फुट को 6 बार यूज किया। ठीक है। मास 17 किलोग्राम, यानी कि मास मेजर करने के लिए उसने क्या किया, 1-1 किलोग्राम के कितने वाट चढ़ाए होंगे, 70। यानी कि उसका मास क्या है 1 किलोग्राम का 70 गुना। 1 किलोग्राम का 70 गुना। स्पीड कितनी
जितनी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड होती है उसकी 50 गुना, ऐसे ही फोर्स जितना 1 न्यूटन होता है उससे 5 गुना ज्यादा फोर्स। जैसे इस कमरे की ऊंचाई नापी, लेंथ नापी, तो क्या पता चला कि 1 मीटर का 10 गुना। तो बेसिकली देखो ये किया क्या गया, ये मेजर क्या किया गया। यहां पर क्या था, देखो यहां हमने क्या मेजर किया, इस तरफ हमने इस तरफ मेजर करी फिजिकल क्वांटिटी। ये सब क्या थी, फिजिकल क्वांटिटी। और इधर अपन ने क्या मेजर किया बेटा, मैग्नीट्यूड, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या चीज होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी यूनिट। देखो ये फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हुआ, ये फिजिकल क्वांटिटी हुई, ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ। मैग्नीट्यूड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, ये सब क्या है, यूनिट यूनिट यूनिट। तो बेसिकली जब भी मैंने कहा कि बेटा ये बोरी 100 किलोग्राम की है, मैंने किसी बोरी का वजन नाप के बताया आपको 100 किलोग्राम की है, तो उस बात का कहने का मतलब क्या है, उस कहने का मतलब ये है कि 1 किलोग्राम मास इस बोरी में 100 बार शामिल है। कितनी बार शामिल है, 100 बार। बात तो सही है, बात तो सही है, बिल्कुल करेक्ट बात है। सोचो, अगर आप इमेजिन करो कि अगर आपको कोई चीज मेजर करनी है, तो जो मैं इस तरफ लिख रहा हूं ये 1 ईयर, 1 फुट, 1 kg, 1 मीटर पर सेकेंड, ये जो मैं इस तरफ लिख रहा हूं, अगर ये चीज हमारे पास ना होती तो आप कैसे मेजर करते, तो आप कैसे मेजर करते, मेजरमेंट करना मुश्किल हो जाता। बोलो, आपको मेजरमेंट करना मुश्किल हो जाता। अगर विश्वास ना हो तो बिना यहां जो यूनिट लिखी हुई है, बिना यूनिट्स की किसी चीज को मेजर करके दिखाओ। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्या होती है बेटा यूनिट, देखो इसका मतलब यूनिट ने क्या किया, हमें मेजरमेंट दिया। यूनिट ने क्या दिया, हमें मेजरमेंट। और कैसे दिया बच्चों, कंपैरिजन करके। मेजरमेंट कैसे दिया, कंपैरिजन करके। देखो रिंकू ने अपनी एज बताई कि मेरी एज 1 साल की 15 गुना, हाइट बताई 1 फुट की 6 गुना, मास बताया 1 kg का 70 टाइम्स 70 गुना, लेंथ बताई 1 मीटर की 10 गुना। तो रिंकू ने किया क्या, रिंकू ने क्या किया, इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, उसने किसी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या किया, इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी ही एज्यूम्ड, कौन, रिंकू एज्यूम्ड या फिर टुक ऑफ। रिंकू ने कोई चीज यूज करी, इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी रिंकू एज्यूम्ड certain magnitude of that physical quantity, certain magnitude of that physical quantity as standard। रिंकू को अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, जैसे उसको लेंथ मेजर करनी है, तो उसने लेंथ की ही किसी वैल्यू को क्या मान लिया, स्टैंडर्ड। लेंथ की ही किसी वैल्यू को क्या मान लिया उसने, स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखा कि वो जो स्टैंडर्ड जो उसको मेजरमेंट करना है, वो मेजरमेंट इस स्टैंडर्ड के कितने टाइम्स है। जैसे उसको ये हाइट मेजर करनी थी, तो उसने क्या किया, 1 मीटर को, उसने क्या किया, 1 मीटर को स्टैंडर्ड मान लिया, और फिर ये देखा ये 1 मीटर इस हाइट में कितनी बार शामिल है, और उसने बता दिया कि सर इस हाइट में ये 1 मीटर 10 बार शामिल है, इस हाइट में ये 1 मीटर 10 बार शामिल है, 10 बार। तो सर इसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर है। कितनी है,
10 मीटर। तो समझ में आया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए रिंकू उसी फिजिकल क्वांटिटी की एक वैल्यू को स्टैंडर्ड मान लेता है, इन मल्टीपल्स ऑफ विच he measured फिजिकल क्वांटिटी, जिसके मल्टीपल्स में वो उस फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे लेंथ की बात करो या फोर्स की बात करो, उसके मल्टीपल्स में वो उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। दैट स्टैंडर्ड वैल्यू या मैग्नीट्यूड, वो जो उसने वैल्यू स्टैंडर्ड मानी है ना, या वो जो उसने मैग्नीट्यूड एक स्टैंडर्ड मान लिया है, मैग्नीट्यूड ही एक पूरा स्टैंडर्ड मान लिया है, ठीक है। दैट स्टैंडर्ड वैल्यू is called unit of that physical quantity। तो बच्चों क्या बात समझ में आई? बात हमें ये समझ में आई, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसी फिजिकल क्वांटिटी की किसी वैल्यू को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी बार हमारी मेजरमेंट में शामिल है, जिससे कि हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू को हम मानते हैं बेटा, उसे ही उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कहते हैं। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई वैल्यू स्टैंडर्ड मान लेते हैं, जिसके मल्टीपल्स में, जिस स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड के मल्टीपल्स में हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू मानी है बेटा, उसे कहते हैं यूनिट्स, उसे कहते हैं यूनिट, क्योंकि बिना यूनिट्स के मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बिना यूनिट्स के मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। हो गया? ये होती है यूनिट की कहानी, है ना। अब देखो, जैसे आपको मेजर करना है, आप चक्की पे गए, तो चक्की पे उसने वो रखा, आपने कट्टा रखा गेहूं का, तो क्या करेगा, वाट चढ़ाएगा, इस तरफ वजन रखेगा, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, ऐसे। तो क्या है बेटा, यूनिट है। किलोग्राम क्या है, यूनिट। यानी कि अगर 50 किलोग्राम आपका आटा बनता है, तो इसका मतलब क्या है कि 1-1 किलोग्राम के 100 वाट के बराबर का वजन है उस आटे के अंदर, उस कट्टे के अंदर। समझ आया? जैसे आपको अपनी हाइट मेजर करनी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस लेंथ को, इस लेंथ को, इतनी लेंथ को स्टैंडर्ड मान लिया, और आपने बताया कि सर मेरी हाइट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको बोलते हैं बिलास्त। इसे क्या बोलते हैं, बिलास्त। कंचे खेले हुए ना बचपन में, तो टीच बिलास्त होती है, टीच बिलास्त, तो बिलास्त इसे कहते हैं। तो आपने क्या कहा, सर मेरी हाइट है 9 बिलास्त। इसका मतलब एक बिलास्त आपकी हाइट में कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है। तो आपने क्या किया, अपनी ही हाइट को मेजर करने के लिए किसी भी एक वैल्यू को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी एक वैल्यू को आपने क्या किया, स्टैंडर्ड मान लिया, और फिर देखा कि वो स्टैंडर्ड वैल्यू आपके उस मेजरमेंट में, जैसे आप हाइट मेजर कर रहे हो, तो उसमें कितनी बार शामिल है, और आपने मेजरमेंट कर दिया। तो जो आपने स्टैंडर्ड वैल्यू मानी थी बेटा, उसे कहते हैं यूनिट। ठीक है, सिंपल से ये होगी यूनिट की डेफिनेशन। देखो कितनी आसान चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फटाफट से यूनिट की डेफिनेशन नोट करो, चलो यूनिट्स की डेफिनेशन नोट करो जल्दी। आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट्स की डेफिनेशन तो हमें पता चल गई। अब बात ये आती है कि सर जैसे फिजिकल क्वांटिटीज कुछ टाइप्स की थी, फंडामेंटल और डिराइव्ड,
क्या ऐसे यूनिट्स भी होती हैं क्या? यस, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी units are of two types. On the basis of dependency, units are of two types. पहली फंडामेंटल यूनिट्स, बहुत सिंपल है, फटाफट समझते चलो, उसमें कुछ खास बात नहीं है। पहली हो गई फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरी हो गई बेटा डिराइव्ड यूनिट्स। पहली फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरी डिराइव्ड यूनिट्स। देखो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं? द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज are called fundamental units, are called fundamental units। फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, ये क्या हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ध्यान रखना, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, हम जैसे जैसे लेक्चर को समझते चलेंगे, वैसे वैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब भी चेंज हो जाएगा और फंडामेंटल क्वांटिटीज के एग्जांपल्स थीम के अलावा कुछ और भी हो जाएंगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा। वो क्यों होगा साथ के साथ बताते चलेंगे हम लोग, ठीक है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी? मास, इसकी यूनिट क्या हो सकती है? किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, है ना, क्विंटल, टन, एटसेट्रा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जितनी भी यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जितनी भी यूनिट्स होती हैं, वो सब क्या कहलाती है बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स। वो सब क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। वो सब क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे लेंथ की फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होंगी? सभी होंगी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, फुट, एटसेट्रा। ये सब क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। टाइम की सेकंड, आवर, मिनट, ईयर, ये सब क्या होगी बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक, अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। ठीक है, तो डिराइव्ड यूनिट्स बिल्कुल सेम। द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी यूनिट्स क्या होती हैं? द यूनिट्स ऑफ, इसको फंडामेंटल यूनिट्स को यहां लिख देते हैं नीचे, ये जगह गिर रहा फालतू की, ये फंडामेंटल यूनिट्स है, जगह गिर रहा यार वहां पे फालतू का। हाँ, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एक एक चीज आराम से तसल्ली से। द यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होगी? द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। कितनी सिंपल डेफिनेशन है ना बच्चों, लगातार पढ़ते चलोगे तो पूरी फिजिक्स ऐसी सिंपल नजर आएगी। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपकी 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स अच्छी है और थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स हम फिजिक्स में जो हमारे काम आती है वो हम पढ़ाते हैं फिजिक्स में, मैं पढ़ाऊंगा आपको वो। अगर आपकी मैथमेटिक्स उतनी स्ट्रांग है, ठीक है ना, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी 12th तक की मैथ्स चाहिए,
पूरी। और अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपकी 10th क्लास की मैथ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जो 11th में हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, फिजिक्स के अंदर जो मैं मैथ पढ़ाऊंगा वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और फिर आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, अगर आप फिजिक्स सीख गए तो बाकी सारे सब्जेक्ट आपको इजी लगेंगे। जो आपको मेहनत करनी है वो ढंग से फिजिक्स में करनी है। बाकी सारे सब्जेक्ट अगर आप फिजिक्स पढ़ना सीख गए तो बाकी सारे सब्जेक्ट तो अपने आप हो जाते हैं, बहुत इजी लगेंगे आपको। यहां फोकस करने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ थ्योरी भी पूरी है, यहाँ न्यूमेरिकल्स भी पूरे हैं, यहाँ मैथमेटिक्स भी पूरी आएगी। ठीक है, तो मैं गारंटी लेता हूं बेटा, अगर आपकी 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग है और आप 11th 12th तक का सिलेबस बढ़िया से कंटिन्यूटी से पढ़ते रहे, आपको अपने एग्जाम में सेलेक्ट होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं रिटन पेपर पे गारंटी दे सकता हूं, रिटन गारंटी। कंटिन्यूटी, बस लगातार अपने 2 साल अपने ये भूल जाओ कि जीवन में कोई रिश्तेदार भी है, कोई फंक्शन भी कुछ होता है, 2 साल आपको देने हैं लग के, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं हम लोग। हर चीज आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, 2 साल आपको लगेंगे लेकिन। और इतना सारा कंटेंट होता है, वो समझ में आना चाहिए। याद करोगे, रटोगे, तो फिर तो बेटा जैसे चल रहे हैं स्कूल में लोग पास होते हैं, 11th 12th में पास होते रहोगे। फिर लोग कहते हैं कि एमएससी कर ली है बच्चे ने, नौकरी नहीं लग रही है, ग्रेजुएशन कर ली, नौकरी नहीं लग रही है। लड़का बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन, तो नौकरी बेटा आज के जमाने में नहीं लगती है ऐसे, डिग्री से काम नहीं चलता, योग्यता होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अगर आपके अंदर दम है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, नहीं तो तुम डिग्रियां इकट्ठी करते रहो, चलती रहती है कहानी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं कि बहुत होशियार लड़का फर्स्ट डिवीजन लाया है, काम नहीं मिल रहा। जिसको काम करना आता है वो कभी रुकता नहीं है। खैर छोड़ो इन बातों को। हाँ, तो अपन ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़ रहे थे, फालतू अटक गया कहीं। ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड क्वांटिटीज यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइव्ड यूनिट्स। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? अरे स्पीड। ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? स्पीड, फोर्स, वर्क, पावर, है ना, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? इनके अलावा सब बची हुई डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये हो गई आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज। और इनकी जो यूनिट्स होंगी वो कहलाएंगी डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे स्पीड की मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, बनाते रहो जैसे जैसे तुम्हें अच्छा लगे। सेंटीमीटर पर सेकंड, उतने मीटर पर सेकंड, उतने सेंटीमीटर पर सेकंड, उतने किलोमीटर पर सेकंड, बनाते रहो। फोर्स की न्यूटन, डायन, ठीक है, ये सब। वर्क की जूल, अर्ग, पावर की वाट, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेट्रा। कुल मिला के बात ये है कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज यूनिट्स होती हैं वो कहलाती हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ये सब क्या हो गई? डिराइव्ड यूनिट्स। आया समझ में? फटाफट से जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है एक सांस में नोट कर जाओ इसको जल्दी, अपनी लैंग्वेज में बना बना के, बढ़िया से बढ़िया, शानदार एकदम। कसम मां भवानी की एकदम बढ़िया डेफिनेशन लिखना। स्क्रीन पॉज करो, नोट करो। चलो आगे आते हैं। टिंगड़िंग डिंग 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 डिंग, टिंगड़िंग डिंग 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 डिंग। हाँ चलो बच्चों, तो भाई साहब एक बात समझ में आई मुझे, तो एक बात समझ में आई मुझे कि यार एक फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं।
एक फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। अभी तक जो समझ में आया, देयर आर मोर देन 1 यूनिट फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी की एक से ज्यादा यूनिट्स होती हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी की एक से ज्यादा यूनिट होती हैं। बहुत सारी यूनिट होती हैं। तो अब आपको लग रहा होगा सर एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट रहने देते, इतनी सारी क्या, कि लेंथ को मेजर करना है तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फलाने मीटर और लाइट ईयर और ये सब, इसकी क्या जरूरत थी? तो बच्चों जरूरत तो थी। देयर आर मोर देन 1 यूनिट फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी। अब कुछ है तो कोई ना कोई काम होगा। सपोज आपको कई बार छोटा मेजरमेंट करना है, मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा इसकी लेंथ कितने किलोमीटर है, बस दांत निकल आए बाहर। इसकी लेंथ किस में बताते तुम? सेंटीमीटर में, इंचेस में, मिलीमीटर्स में, है ना? बताते नहीं बताते हो? मेरी बात समझ में आ गई होगी तुम्हें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, अलग अलग तरह के मेजरमेंट्स के लिए अलग अलग तरह की यूनिट। कई बार अपने को बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट करने होते हैं तो उसके लिए अपने पास छोटी छोटी यूनिट्स हैं। अब हर जगह आप स्केल लेके तो नहीं बैठ जाओगे। मैंने कहा कि बताओ ये जो इसका टिप है, इसके टिप का रेडियस कितना है, तो आप स्केल से थोड़ी नापोगे, नाप पाओगे? नहीं नाप पाओगे। आपको बहुत छोटी चीज चाहिए उसको मेजर करने के लिए, फुट में थोड़ी नापोगे आप। क्यों? आपने कहा आपके अपने बाल की मोटाई नापो आप, तो क्या आपने नाप पाओगे स्केल से? बताओ। नहीं हो तो बहुत होशियार, नाप के दिखा दो मुझे जरा। मैंने कहा बेटा अपने बाल का वजन, तो वजन कैसे तोड़ोगे? अपना बाल तोड़ा, रखा तराजू में, उधर से 1 किलो का बाल चढ़ाया, बोलो नहीं कर सकते ना? आ गई ना बात निकल के सामने। हाँ। तो कई बार छोटे छोटे मेजरमेंट करने पड़ते हैं और कई बार बड़े बड़े मेजरमेंट करने पड़ते हैं। देयर आर मोर देन 1 यूनिट फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, so that we can measure different ranges. We can measure different ranges of magnitude. Different ranges का मतलब बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक, बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक। ठीक है। दूसरी बात हमें क्या समझ में आई कि फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स की फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। अटपटी बात बोल दी मैंने, है? सुनो, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स होती हैं, यूनिट की फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यूनिट की फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। मतलब बताते हैं। मैंने आपसे पूछा इसका मतलब क्या है? देखो, लेंथ की यूनिट मीटर, हाइट की यूनिट मीटर, फिजिकल क्वांटिटी की पूछ रहा हूं मैं। डायमीटर की यूनिट मीटर या सेंटीमीटर, जो भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे इसका जस्ट उल्टा पूछूं कि मीटर की फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, लेंथ की डायमीटर, बताओ। मीटर की फिजिकल क्वांटिटी कौन है? लेंथ है कि हाइट है कि डायमीटर है? नहीं बता सकते। हाँ, लेंथ की यूनिट बताओ मीटर,
लेकिन मीटर की फिजिकल क्वांटिटी बताओ, नहीं बता सकते, क्योंकि ये यूनिट एक की नहीं होती, बहुतों की होती है। समझ में आई? इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। तो आप यूनिट की फिजिकल क्वांटिटी पूछोगे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। लेंथ हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, है ना? तो ये कुछ बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे आपको कई बार आगे पता चलेगा कि जैसे वर्क की यूनिट होती है जूल। वर्क की यूनिट को कहते क्या है? जूल। लेकिन यूनिट क्या होती है? वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा वर्क की यूनिट, तो आप बोलोगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो फिर चक्कर पड़ जाएगा बेटा, क्योंकि ये फिर एनर्जी की भी होती है, ये फिर मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क की भी होती है। टॉर्क की भी ये यूनिट होती है। टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, आगे पढ़ेंगे हम। तो इसकी तो यूनिट होती है, लेकिन यूनिट की फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है? क्योंकि एक यूनिट कई कई फिजिकल क्वांटिटीज के लिए असाइंड रहती है। समझ में आई बात? इसकी यूनिट होगी तो हम ये बोल देंगे एक बार में, लेकिन इसकी फिजिकल क्वांटिटी तो हमें नहीं पता ये किसके लिए बोला गया है। हो सकता है वर्क के लिए बोला हो, या एनर्जी के लिए बोला हो, या टॉर्क के लिए बोला हो, हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते। समझ में आया बच्चों बात? नोट करो फटाफट, फटाफट नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नोट करके आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सोचने वाली। अब बात आती है सोचने वाली। अब क्या होता था बेटा, पुराने जमाने में अगर हम जाएं तो पुराने जमाने में ये सब मीटर, किलोग्राम, न्यूटन ये सब कोई डिस्कवर नहीं हुए थे। ऐसा कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ था, कुछ भी फाइंड आउट नहीं हुआ था कि कोई नहीं जानता था कि न्यूटन किसकी यूनिट है, ये यूनिट कोई सारी चीजें ऐसे नहीं होती थी पुराने जमाने में। तो पुराने जमाने में कैसे होता था? देखो, समय को कैसे मेजर करते थे? समय को मेजर करते थे पुराने जमाने में पहर, पहला पहर, दो पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर, ऐसे करके पहर में मेजर करते थे हम टाइम को। आज भी हम जो बोलते हैं ना दो पहर, तो वो दूसरा पहर होता है बेटा। चार पहर होते हैं, 6 से 12, 12 से 6, 6 से 12, फिर 12 से 6। तो पहला पहर होता है सुबह 6 से 12 का, दूसरा पहर होता है 12 से स्टार्ट होता है। तो ऐसे करके पहर में वो टाइम मेजर किया करते थे, है ना? टाइम को ऐसे मेजर किया करते थे पुराने जमाने में। पुराने जमाने में जैसे अपन मास को मेजर करते थे पैसेरी, करते नहीं करते? पैसेरी, पैसेरी मतलब 5 kg। अपने मम्मी पापा से पूछना कि पैसेरी का मतलब क्या होता है। पैसेरी का मतलब आपके जिले में पैसेरी, मथुरा में पैसेरी का मतलब होता है 5 किलोग्राम, 5 kg, ठीक है? पहले कैसे मेजर करते थे? टाइम के लिए उसमें वो एक होती थी टाइम, उसमें साइन भर देते थे ऐसे करके, उससे मेजर करते थे टाइम को, सैंड वॉच। पुराने जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे कि अपने उनको लेंथ मेजर करनी है, तो उन्होंने यूनिट किसको मानते थे? जैसे राजा ने को लेंथ मेजर करनी है तो उसने अपना एक कदम रखा और उसको यूनिट ऑफ लेंथ बता दिया। और फिर जब भी उसको कोई लेंथ मेजर करनी है तो बोलेंगे कि राजा के 10 कदम के बराबर। कोई भी लेंथ मेजर करनी है तो राजा के 10 कदम के बराबर, ऐसे मेजर करते थे। जैसे मिस्र में क्या होता था, मिस्र में जो वहां के राजा था उसके हाथ की लंबाई को, इसको यूनिट ऑफ लेंथ मान लिया गया था, इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया था। जब भी कोई लेंथ मेजर करनी है तो इसके हाथ का एक नाप ले लिया, बस उसी से मेजर करते थे डिस्टेंस। तो ऐसे पुराने जमाने में हुआ करता था कि भाई मतलब कोई चीजें डिस्कवर हुई नहीं थी तो कोई ना कोई यूनिट लोग मानते थे। जैसे ये लास्ट मैंने बताया था, ये भी पुराने जमाने की यूनिट ऑफ लेंथ की चीज है।
ठीक है ना। तो इसलिए जरूरत पड़ी यूनिट की कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई जाए, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई जाए जो सब लोगों के लिए सेम हो, जो क्या हो, सब लोगों के लिए सेम हो। तो इसी कवायद में कुछ लोगों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया। अब होता क्या, देखो सपोज बेटा, अब हमारे यहाँ जैसे सपोज मैं एरिया की यूनिट की बात करूं, तो आप भी सुना होगा कि एरिया की यूनिट हम बात करते हैं बीघा, कि इतने बीघे जमीन, इतने हेक्टेयर जमीन, इतने एकड़ जमीन, करते नहीं करते। तो यूनिट्स भी कैसी होनी चाहिए बेटा, हम मेजर कर रहे हैं। अब सपोज मैं कोई उल्टी सीधी यूनिट का नाम बता दूंगा आपको, तो आप क्या कहोगे कि सर ऐसी यूनिट बताओ, आपने अपने इलाके में तो वो मान ली, एक रीजन में तो वो बात मान ली, लेकिन हर जगह एक कॉमन होनी चाहिए ना लोगों को आपस में बात करने के लिए। सपोज आपको लैंड परचेज करनी है और मैंने कहा कि हमारे यहाँ रेट चल रहे हैं 10 लाख रुपए बिस्से, एरिया के रेट चल रहे हैं 10 लाख रुपए बिस्से, एरिया के रेट चल रहे हैं 10 लाख रुपए बिस्से। तो अब आपको देखो परेशानी आई, अब आप बोलोगे सर स्क्वायर मीटर में बताओ, स्क्वायर फीट में बताओ, ये अलग सी यूनिट आपने कौन सी बना ली बिस्से, जबकि बिस्से इज द यूनिट ऑफ एरिया, बिस्से इज द यूनिट ऑफ एरिया। पूछना घर पे पापा से, बताएंगे आपको, दादाजी से पूछना, वो बताएंगे। तो यूनिट्स के लिए कहना कि पुराने जमाने में ही थोड़ा सा गड़बड़ हुई, कोई आदमी अपने हिसाब से यूनिट बनाने लग गया, किसी ने अपने हिसाब से कोई यूनिट बना ली, किसी ने अपने हिसाब से यूनिट बना ली, कुछ भी। अब जैसे राजा की यूनिट थी, राजा की हाथ की लंबाई की यूनिट मान लिया, अब राजा मर गया और जो उसका मेजरमेंट लिया था जो डंडे से, वो डंडा खो गया। अब नया राजा आएगा, नई यूनिट लाएगा, फिर से मेजरमेंट चेंज हो जाएंगे। तो यूनिट्स कैसी होनी चाहिए, जो सबके लिए सेम हो, जो कैसी हो, सबके लिए सेम, और टाइम के साथ वो बदले ना, चेंज ना हो जाए कि राजा जी खत्म हो गए, अब वो दूसरा उनका जो लड़का है वो उसके यूनिट चलेगी अब। और ऐसी यूनिट हो जिसको एक्सप्लेन कर सके हम, कि ऐसी नहीं कि मैंने आपको कोई यूनिट बोली जिसको हम एक्सप्लेन ही ना कर सकें क्या है वो यूनिट। अब जैसे यही मैंने यूनिट मानी बिलास, अपने हाथ की लंबाई, तो अब आप कहोगे कि सर ये तो हर आदमी के लिए अलग अलग है ना। मैं आपसे कहूंगी सर इस बोर्ड की लेंथ है, तो आप बोलोगे इस बोर्ड की लेंथ हो गई 1 2 3 4 5 6 7 7.5, लेकिन सर हमारे हाथ तो छोटे छोटे हैं, तो हमारे लिए तो ये 10 ग्लास के इक्वल हो गया, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। तो आप कहोगे सर ऐसी यूनिट कर लो ना जो आपके लिए भी सेम ही हो, हमारे लिए भी सेम हो, जो आपको भी समझ में आती हो, हमको भी समझ में आती हो, जो सर समय के साथ चेंज ना हो जाए, जो सर सर्दी गर्मी का जिसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, सर आप हमें आसानी से समझा सको उसका मतलब। तो ऐसी यूनिट्स होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो यूनिट्स का मतलब कुल मिला के क्या है, कोई सिस्टम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी यूनिट कुछ भी मान लो। तो यूनिट्स का कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए, और यही आवश्यकता पुराने जमाने में आई लोगों को। तो फिर सिस्टम बनाए गए यूनिट्स के, क्या बनाए गए, सिस्टम बनाए गए, बिल्कुल उसी समय जैसे जरूरत थी वैसे ही सिस्टम बनाए गए। और वो कौन कौन से सिस्टम बनाए गए वो हम पढ़ते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में। किसमें पढ़ते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में। चलो फटाफट नोट करो, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स शुरू करते हैं बेटा। देखो क्या क्या सिस्टम, कैसे कैसे मतलब क्या सिस्टम बना यूनिट्स का, ये जो समस्या आई क्या सब इसका सिस्टम बना। तो कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। तो वो सिस्टम था एक नंबर CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया CGS सिस्टम। लेकिन एक जगह के लोग थे, दूसरी जगह के लोगों ने अपना एक दूसरा सिस्टम बना लिया। तो ये भी तो एक दिक्कत थी ना कि कुछ लोगों ने एक अपना सिस्टम बना लिया आपस में, दूसरे लोग थे उन्होंने दूसरा सिस्टम बना लिया।
एफपीएस सिस्टम, एक और सिस्टम बना एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ऐसे करके सिस्टम बने, बहुत सारे तमाम सिस्टम बने, लेकिन हमारे काम के बस जो है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सीजीएस सिस्टम वालों ने कहा कि देखो सिस्टम बनाया इन्होंने क्वांटिटीज के लिए, यूनिट्स के लिए। इन्होंने कहा सीजीएस सिस्टम वालों ने क्या अपनी विचारधारा बनाई, क्या अपनी आइडियोलॉजी बनाई। इन्होंने कहा कि देयर आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटीज को कितना माना? 3। देयर आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर, मैं फिर बता रहा हूं, ये चेंज होगा ये स्टेटमेंट, ये तो इनके हिसाब से था, सीजीएस सिस्टम के हिसाब से। आगे जाके क्या चेंजेस आएंगे वो हम बताएंगे आपको। देयर आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर मास, लेंथ, which are length, mass and time। इन्होंने कहा कि भाई 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। और सभी लोगों से इन्होंने अपील की कि आप लेंथ को, जो सभी लोग यूनिट मानो वो सेंटीमीटर, सभी लोग लेंथ को क्या मानो? सेंटीमीटर में मेजर किया करो। इन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी कि भाई ऐसे नहीं कि राजा का हाथ चलेगा कि तुम्हारे बिलास चलेंगी या हाथ की लंबाई चलेगी या कुछ और चलेगा। उन्होंने कहा कि सब लोग सेंटीमीटर में मेजर किया करो लेंथ को। बोल दिया ना कि भाई सब लोग सेंटीमीटर मेजर किया करो, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, जिससे क्या आ जाए? यूनिफॉर्मिटी आ जाए, लोग आपस में कम्युनिकेट करें, तो जब भी लेंथ को मेजर करें तो सेंटीमीटर में बात किया करें। मास के लिए इन्होंने बोला कि जब भी आप मास मेजर करो तो हमेशा ग्राम में मेजर करो। मास को मेजर करो तो ग्राम में, और टाइम को मेजर करो तो सेकंड में। टाइम को मेजर करो तो सेकंड में, ठीक है। लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। इन्होंने अपने हिसाब से एक सिस्टम बना लिया कि जिससे कि भाई सबको एक ही तरह की यूनिट यूज करें। लेकिन ये यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं हो पाई बात कि आप हर जगह ये अप्लाई करवा दो। दूसरी जगह के कुछ अलग साइंटिस्ट थे, उन लोगों का अपना एक ग्रुप था, ठीक है। तो उन्होंने कहा, उनका मानना क्या था कि हाँ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हैं। ये बात से तो उन्होंने एग्री किया कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन्होंने भी ये बात मानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 ही होंगी, लेंथ, मास एंड टाइम। 3 ही होंगी, लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन इनके अकॉर्डिंग इन लोगों ने जो ग्रुप बनाया, इनकी अपनी आइडियोलॉजी रही। इन्होंने लेंथ को किसमें मेजर करने के लिए बोला लोगों को? ये लोग मेजर करते थे लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। भाई ये अपनी बात बोली, एक साइंटिस्ट के ग्रुप ने, एक जगह के लोगों ने ये अपनी बात बोली कि भाई हाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 3 ही है, लेकिन ये लोग लेंथ को हम फुट में नापेंगे, मास को पाउंड में नापेंगे और टाइम को सेकंड में। एक एमकेएस सिस्टम था। इन लोगों ने क्या, इनकी क्या विचारधारा थी? इनकी भी विचारधारा ये थी कि भाई 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये भी इस बात से एग्री कर रहे थे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 हैं, और वही तीनों इन्होंने भी मानी जो इन लोगों ने मानी थी। कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। लेकिन इनके हिसाब से इन्होंने क्या कहा कि लेंथ को नापो मीटर में, मास को नापो किलोग्राम में,
और टाइम को नापो सेकंड में। टाइम को नापो सेकंड में। तो ऐसे करके सिस्टम बने। लेकिन फिर से वही बात आ गई कि अलग अलग ग्रुपिज्म हो गई। कोई भी एक सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई नहीं हो पाया। कोई भी एक सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई नहीं हो पाया। जबकि होना क्या चाहिए था कि सब जगह पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जब दो लोग बात करें तो वो एक ही तरह की यूनिट का यूज करें, आपस में बातचीत करने में, आपस के साथ डील करने में, आपस में मेजरमेंट्स करने में। लेकिन फिर से क्या हुआ, अलग अलग ग्रुप बन गए। ये सीजीएस सिस्टम, कुछ लोग सीजीएस सिस्टम को फॉलो करते थे, कुछ लोग एफपीएस सिस्टम को फॉलो करते थे और कुछ लोग एमकेएस सिस्टम को फॉलो करते थे। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई लेकिन पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई लेकिन पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई। अब भी इसमें हमें दिक्कतें आने लगी कि ये यूनिवर्सली अप्लाई नहीं हो पाई। कोई सीजीएस को मान रहा है, कोई एफपीएस को मान रहा है, कोई एमकेएस को मान रहा है। तो ये समस्या आई। फिर इस समस्या से निपटने के लिए सारे साइंटिस्ट इकट्ठा हुए। सारे साइंटिस्ट इकट्ठा हुए और इनको लीड किया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जियोर्जी। सारे साइंटिस्ट इकट्ठा हुए और इनको लीड किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था जियोर्जी। जियोर्जी ने सबको बिठाया कि अभी सीजीएस सिस्टम वालों तुम क्या कह रहे हो। बोले साहब हमारी ऐसे ऐसे बात है कि हम चाहते हैं कि सब लोग लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करें, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। इन्होंने कहा कि साहब हम चाहते हैं कि भाई लेंथ को फुट में मेजर किया जाए, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। इन्होंने अपनी अपनी बात कह दी कि भैया लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। करना क्या था कि एक सिस्टम लगाना था पूरी दुनिया में, एक जैसा सिस्टम। लेकिन यहां पे तो क्या आ गया, वेरिएशन आ गई, तो समस्या होने लगी। सारे साइंटिस्ट वगैरह सब लोग इकट्ठा होने लगे और इन सबको इकट्ठा करने का काम किया था जियोर्जी नाम के साइंटिस्ट ने। जियोर्जी और एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, लोगों को इकट्ठा किया, डिस्कशन किया, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें हुई, सबकी अपनी अपनी बातें सुनी गई, बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाले गए और उसके बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया गया। और उसके बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया सॉल्यूशन। सभी लोगों से बातचीत होके, सभी साइंटिस्ट एग्री होके उस सॉल्यूशन को सबने माना और वो सॉल्यूशन आज पूरी दुनिया में अप्लाई हो रहा है। वो सॉल्यूशन हर कोई मानता है। किसकी वजह से? जियोर्जी नाम के साइंटिस्ट की वजह से। ये जियोर्जी साहब थे, इन्होंने सबको इकट्ठा किया। जियोर्जी साहब ने, समझ में आई बच्चों बात? तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो गई। अभी अपन लोग यहां आमने सामने बैठे तो हमें ये चीज अभी महसूस नहीं हो रही, लेकिन ये उस टाइम पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय। तो बहुत बड़ी मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसको बोलते हैं सीजीपीएम। सीजीपीएम जिसका नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स। जनरल कॉन्फ्रेंस एंड ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, यानी कि मेजरमेंट से रिलेटेड सारी चीजों के लिए दुनिया से, अलग अलग जगह से सारे साइंटिस्ट को इकट्ठा करना, सारे अलग अलग विचारधारा के लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन करना और फिर एक सॉल्यूशन निकालना और वो सॉल्यूशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उस सॉल्यूशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई कराना, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। और इस पूरे टास्क को लीड किया था जियोर्जी नाम के सिस्टम ने, और जियोर्जी नाम के साइंटिस्ट ने। और ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और हमारे आने वाले जो फिजिक्स है या फिर आने वाली चीजों में हमें बहुत ज्यादा ईज हो गई चीजों को। इवन ये चीजें अगर रहती, अगर ये सॉल्यूशन नहीं होता तो हमारे खुद के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है।
तो हमारी खुद की पढ़ाई के लिए भी बहुत बड़ा फायदा निकाला जियोलॉजी साहब ने। समझ रहे हो? इन्होंने एक सिस्टम बनाया सब लोगों के साथ मिलकर, और वो सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई हुआ, इंटरनेशनली अप्लाई हुआ, सबने उसको माना। और सिस्टम को क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको आप जानते हो एसआई सिस्टम के नाम से भी, और ये आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, ये आप जानते भी हो, आपने देखा भी होगा एसआई सिस्टम। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये सब लोग जो बोल रहे थे कि हम सीजीएस सिस्टम वाले, हम एफपीएस वाले, हम एमकेएस वाले, हम ये हम वो, इनकी बोलती कैसे बंद की गई? ये किस बात पे, किन चीजों पर, किन पॉइंट्स पर ऐसा डिस्कशन हुआ कि ये आगे ये अपने सिस्टम को छोड़ के एक इंटरनेशनल सिस्टम को मानने के लिए मजबूर हुए? जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई होगी जिन बातों का ये लोग जवाब नहीं दे पाए होंगे, सीजीएस सिस्टम वाले, एफपीएस सिस्टम वाले, एमके सिस्टम वाले। जरूर ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा कि ये लोग उन बातों का जवाब नहीं दे पाए होंगे। तो क्या बातें थी, क्या कुछ हुआ, कैसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई सिस्टम बना, ये जानेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। ठीक है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।